Hi guys, back to my channel Schooling. So today we are going to discuss about the introduction of John Donne in Urdu, Hindi and English by Wise Schooling. So आज हम जॉन डन का जो तारफ़ है वो हम करेंगे कि जॉन डन जो थे वो कौन थे, कहाँ से थे, क्या थे और इनकी इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से जो चैलेंजेस थे वो कौन कौन से और कैसे कैसे उन्होंने फेस किए, कैसे उनका सामना किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉन डन को जो मेटाफिज़िकल पोइट्री है उसके बानी के तौर पर इनको जाना जाता है, ठीक है, कि मेटाफिज़िकल पोइट्री के जो फाउंडर थे वो जॉन डन ही थे, इनको ही कहा जाता है। और इनकी जो पैदाइश है वो 1772 में लंदन के एक खुशहाल कैथोलिक घराने में हुई, ठीक है, कि एक खुशहाल कैथोलिक घराने में ये पैदा हुए। ये वो वक्त था जब इंग्लैंड में कैथोलिक मुखालफ जज्बात जो थे वो बड़े डोमिनेंट थे, वो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। आपको पता है कि जो क्रिश्चियंस हैं उनके दो बड़े फ़िरके हैं, ठीक है, एक प्रोटेस्टेंट्स हैं और दूसरे जो कैथोलिक हैं, ठीक है। तो ये वो वक्त है जब इनकी जो पैदाइश हुई थी, तब इंग्लैंड में जो कैथोलिक मुखालफ जज्बात थे, मतलब कैथोलिक मसाले के जो लोग मानने वाले थे उनके ख़िलाफ़ जो जज्बात थे लोगों के वो बहुत ज़्यादा गालिब थे, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे, ठीक है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जॉन डन के जो बाप थे उनका नाम भी जॉन डन ही था, ठीक है, कि उनके जो वालिद थे उनका नाम भी जो था वो जॉन डन ही था, जो कि लोहे के सामान का एक खुशहाल ताजर थे, मतलब उनकी लोहे के जो सामान था उसकी वो तजारत किया करते थे। जब डन अभी 4 साल के ही थे तो 1576 में इसके बाप का अचानक क्या हो जाता है, इनका इंतकाल हो जाता है, ठीक है, कि जॉन डन जो होते हैं वो भी 4 साल के ही होते हैं। तो 1576 में इनके जो वालिद थे उनका इंतकाल हो जाता है। मतलब आप ये देखें कि 1572 में इनकी पैदाइश होती है, इनकी बर्थ होती है और 1576 में ही इनके जो वालिद हैं वो इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, ठीक है। तो डन इस वक्त दुनिया में आया जब इंग्लैंड और फ्रांस दोनों मुल्कों में मजहबी और सियासी बेचैनी का दौर था, ठीक है। ये वो वक्त था कि जब इंग्लैंड और फ्रांस दोनों मुल्कों में जो मजहबी और सियासी जो बेचैनी थी, ठीक है, जो बेसकूनत थी, ठीक है, मजहबी लिहाज से और सियासी लिहाज से, उस वक्त इनकी जो पैदाइश थी वो हुई थी, ठीक है। फ्रांस में प्रोटेस्टेंट लोगों की जो जान थी वो बिल्कुल भी महफूज नहीं थी, जबकि इंग्लैंड में जो कैथोलिक लोग थे वो मजलूम अक़लियत थे, ठीक है, कि जो फ्रांस में जो प्रोटेस्टेंट थे, मतलब दो फ़िरके हैं इनके क्रिश्चियंस के, एक प्रोटेस्टेंट हैं, ये जो प्रोटेस्टेंट है वो फ्रांस में गैर महफूज थे, और जो इंग्लैंड है वहाँ पे जो दूसरा इनका मसलक है, जो इनका दूसरा फ़िरका है कैथोलिक, वो लोग मजलूम अक़लियत में थे, ठीक है। यहाँ पे इनकी जान जो थी वो गैर महफूज थी। अब जॉन डन जो है वो जॉन डन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 3-3 साल जो है ज़ेर तलीम रहते हैं, लेकिन इन्होंने इन दोनों यूनिवर्सिटी से डिग्रियाँ नहीं ली। वो क्यों नहीं ली? क्योंकि ये एक कैथोलिक होने की बिना पर इसने या इन्होंने एंग्लिकन मज़हब की जो फ़क़ीयत थी इसको तस्लीम करना गवारा नहीं किया था, ठीक है। इन्होंने कहा कि मैं जो है ये एंग्लिकन जो मज़हब है इसको तस्लीम नहीं करूँगा और ना ही इसका हलफ उठाऊँगा, जो कि उस ज़माने में डिग्री लेने के लिए लाजमी होता था, ठीक है, कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगों ने डिग्री लेनी है तो एंग्लिकन जो मज़हब है उसको आपको मानना पड़ता था, ठीक है, उसका हलफ लेना पड़ता था। तो इसलिए इन्होंने अपनी डिग्रीज़ जो हैं ऑक्सफोर्ड से और कैम्ब्रिज से लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। और कानून की तालीम हासिल करने के लिए पहले वो 1591 में थेविस इन में और अगले साल लिंकन्स इन में वो दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। पहले वो थेविस इन में जाते हैं 1591 में, और फिर अगले साल 1592 में वो लिंकन्स इन में क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। और बतौर पेशा वो वकालत या सफारतकारी इख्तियार करना चाहते थे, ठीक है। ये उनका जो है एक ख्वाहिश थी, ठीक है, उनकी एक डिज़ायर थी कि वो बतौर पेशा वकालत या सफारतकारी जो है उसको अख्तियार करें। अब 1593 में बुखार से डन के जो भाई थे हेनरी, उनकी जो है वो मौत वाक़ई हो जाती है जब वो एक जिला वतन कैथोलिक पादरी को पनाह देने के जुर्म में जेल में होते थे, ठीक है, कि 1593 में बुखार से जो है उनके डन के जो भाई होते हैं हेनरी, उनकी जो है मौत वाक़ई हो जाती है। इस वाक़े ने डन को अपने मसलक के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। जब ये वाक़या पेश आता है उनकी ज़िंदगी में तो वो फिर अपने मसले के बारे में बहुत ज़्यादा जानना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बल्कि उनको मजबूर कर देता है कि उसके बारे में जानें, ठीक है। अब जॉन डन ने 1590 की दहाई में अपनी नज़में, शहवानी अशआर और कुछ मुक़द्दस नज़में भी लिखना शुरू कर दी, और इन्हें सटायर और सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स के उन्वानात, इनके टॉपिक्स के तहत 2 किताबों की शक्ल दे दी, ठीक है। इन्होंने अपने जो उन्वानात थे, ठीक है, उन्हों की बिना पर इन्होंने इनको 2 किताबों की शक्ल में डिवाइड कर दिया, एक सटायर और दूसरे सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स में, जिन्होंने एक हाथ से दूसरे हाथ, मतलब कि
इन्होंने मतलब कि हाथों में इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मकबूलियत हासिल कर ली, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई उन दिनों में। ताहम इसकी नज़मों की जो बाकायदा अशायत थी इसकी मौत के 2 साल बाद 1633 में हुई, ठीक है। लेकिन ये जो नज़में वो लिखा करते थे, ठीक है, जो वो अपनी जो कंट्रीब्यूशन थी उनकी ज़िंदगी में मतलब शायरी के हवाले से, उनकी जो बाकायदा जो उनकी पब्लिकेशन हुई वो उनकी वफ़ात के 2 साल बाद, उनकी वफ़ात जो हुई वो 1631 में हुई। लेकिन जो उनकी जो पब्लिकेशन थी, जो पब्लिश हुई इनकी जो पोइट्री थी वो कब हुई? 1633 में, ठीक है। अब विरसे में काफ़ी दौलत मिलने पर डन ने इसे शराब में, औरतों में, थिएटर में और सैर व सियाहत में क्या किया, उसको खर्च कर डाला, ठीक है। इनको विरसे से बहुत ज़्यादा जिनको मालो दौलत मिला जो कि इन्होंने अपनी अय्याशियों में ही ज़ाया कर दिया। अब 1596 और 1597 मतलब 1596 एंड 1597 में डन ने स्पेन और अजोर्स के ख़िलाफ़ 2 मुहिमात में हिस्सा लिया, ठीक है। 2 मुहिमात में ये हिस्सा लेते हैं। अब 1598 मतलब 1598 में वहाँ से इंग्लैंड वापसी पर डन को ग्रेट सील के लॉर्ड कीपर सर टॉमस एडजर्टन का प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया जाता है, ठीक है। मतलब 1598 में 1593 में ये सर टॉमस एडजर्टन के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। अब 1601 में मतलब 1601 में डन ब्रैकले से पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब होता है, ठीक है, कि ख़ास से ब्रैकले से ये पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब होते हैं और मलका एलिज़ाबेथ की आखिरी पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसी साल इसने लेडी एडजर्टन की 17 साल भतीजी और टावर के लेफ्टिनेंट सर जॉर्ज मोर की बेटी एन मोर से खुफिया शादी कर ली, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं कि लेडी एडजर्टन की जो 17 साल भतीजी होती है, ठीक है, उसके साथ जिसका नाम एन मोरे होता है उसके साथ ये क्या करते हैं शादी कर लेते हैं, वो भी खुफिया तौर पर। अब डन के जो ससुर हैं इस शादी को वो कबूल नहीं करते, ठीक है, और फिर बतौर सदा अपनी बेटी को जो जहेज़ होता है उसकी रकम भी देने से वो इनकार कर देते हैं, ठीक है। अब डन को कई हफ्तों के लिए जेल में बंद भी करा दिया जाता है, किसकी तरफ से? उसके ससुर की तरफ से। अब डन को इसकी बाइज्जत नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया जाता है, ठीक है। और जब उसको बर्खास्त कर दिया जाता है तो अगले 9 साल तक डन को शदीद तरीन जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनका सामना करना पड़ता है, मतलब माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस पर ये जोड़ा जो होता है मतलब एन मोरे और जॉन डन जो होता है ये मुआशरे से बिल्कुल क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं और इन्हें अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और सरपरस्तों पर इन्हिसार करना पड़ता है, ठीक है। मतलब दोस्तों से, रिश्तेदारों से, ठीक है, सरपरस्तों से ये कुछ मतलब के तरले मिन्नतें करके उनसे कुछ ले लेते हैं, तो उसी की बिना पर ये लोग जो है गुजारा करते हैं, ठीक है। अब डानू को अपनी शादी के बाद कई सालों तक समाजी और माली अदम इस्तेहकाम का जो है सामना करना पड़ता है, ठीक है। मतलब फाइनेंशियली कंडीशन है उसकी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा मसाइब का शिकार हो जाता है जो कि लगातार कई बच्चों की पैदाइश मज़ीद शदीद हो जाता है, ठीक है। अब वो उसके जो बच्चे थे वो भी पैदा होने लग गए, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसके जो माली हालात थे वो शदीद से शदीदतर होने लग गए, ठीक है। लेकिन मुसलसल माली परेशानियों के बावजूद भी इसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो खुशियों से भरी रहती है, वो उसकी शादीशुदा जो ज़िंदगी है वहाँ पे उसका कोई भी असर नहीं पड़ता, ठीक है। वो अगर पहले खुश थे तो माली मुश्किलात के होने के बावजूद भी वो दोनों आपस में खुश ही हुआ करते थे, ठीक है। अब शादी के बाद जॉन डन अपनी ज़िंदगी का अपनी मखसूस मतलब अपनी ज़िंदगी का जो अपनी मखसूस तंज़िया ज़राफ़त है उस तरह उसका जो ज़िक्र है वो इस तरह करता है कि जैसे पहले जॉन डन फिर एन डन यानी एन मोरे के साथ की शादी की और इसके बाद अन डन यानी माली और समाजी तौर पर इसकी जो तबाही वो बर्बादी है इसको वो अपने तंज़िया ज़राफ़त के तौर पर इसको बयान करता है, ठीक है। मतलब शादी के बाद जॉन डन अपनी ज़िंदगी का अपनी मखसूस तंज़िया ज़राफ़त इस तरह ज़िक्र करता है कि पहले जॉन डन फिर एन डन और उसके बाद एन मोर के साथ इसकी शादी होती है। उसके बाद ये क्या करता है अनडन यानी माली और समाजी तौर पर इसकी तबाही और बर्बादी, ठीक है। इस तरह वो अपनी जो तंज़िया ज़राफ़त है उसका वो जिक्र करता है, ठीक है। ताहम 1609 में मतलब 1609 में डन इस वक्त माली तौर पर मुस्तहकम हो जाता है। इस तरह मतलब कि थोड़ा सा उसको मतलब अफाका होता है जब डन और उसके जो ससुर होते हैं उनके दरमियान जो मामलात हैं वो तय हो जाते हैं, ठीक है। अब वो उसको जहेज़ की रकम जो है वो भी देने के लिए राज़ी हो जाते हैं, ठीक है। और उसके जो ससुर हैं, ठीक है, उसको आहकार नरम रवैया इख्तियार करने और अपनी बेटी को जहेज़ देने पर भी वो क्या हो जाते हैं, आमादा हो जाते हैं। इस दरमियाने अरसे में डन बतौर वकील काम करते रहते हैं और मजहबी नज़में जो है वो भी लिखते रहते हैं, ठीक है। मतलब जब उनके मामला तय हो रहे थे
उसी दौरान ये अपनी जो है बतौर वकील भी काम करते रहे और अपनी जो नज़में हैं, मजहबी नज़में, वो भी लिखते रहे। ठीक है। अब 1607 में जॉन डन की जो सलाहियतें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए बादशाह जेम्स अव्वल ने डन को एक बाइज्जत मुलाजमत की पेशकश की। ठीक है, लेकिन इस शर्त पर कि वो एक एंग्लिकन जो मसलक है उसको इख्तियार करे, लेकिन इसने इनकार कर दिया कि वो एंग्लिकन जो मसलक है उसको इख्तियार नहीं करेगा। लेकिन जब जॉन डन 40 साल के हुए तो इन्होंने कैथोलिक मसलक के ख़िलाफ़ 2 मुनाज़राती तहरीरें लिख दी। ठीक है, क्या किया कि जब ये 40 साल के होते हैं तो इन्होंने कैथोलिक मसलक के ख़िलाफ़, मतलब अपना जो इनका मसला था कैथोलिक, उसके ख़िलाफ़ ही 2 मुनाज़राती तहरीरें पोलेमिक्स बानवान सूडोमेटर 1610 और दूसरी जो उन्होंने लिखी थी इग्नेटियस हिज कनक्लेव, शाया जो है ये इन्होंने साथ शाया भी करवा दी। ठीक है, तो अपनी जो इनका मसला था उसके खिलाफ 2 मुनाज़ाती तहरीरें लिख देते हैं। अब ये तहरीरें डन की तरफ से कैथोलिक मसला तर्क करने की अवामी सतह पर आखिरी तस्दीक होती है। अब वो लोग जो हैं वो अवामी तौर पर वो तस्दीक कर लेते हैं कि इन्होंने जो मतलब मसलक है कैथोलिक मसलक उसको इन्होंने खैर बात कह दी है, उसको छोड़ दी है। और सूडोमेटायर में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था इन्होंने कि कैथोलिक लोग जो हैं वो पोप से अपनी वफ़ादारी पर समझौता किए बगैर ही बादशाह जेम्स अव्वल की अतायत का ओहदा पैमान कर सकते थे। ठीक है, इन तहरीरों से जॉन डन बादशाह जेम्स का मंजूर नज़र बन जाते हैं, उनके मतलब के ज़्यादा करीब आ जाते हैं, उनके फेवरेट्स में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अपनी ये तहरीरें बयान करके, ये तहरीरें लिख के। अब 1615 में मतलब कि 1615 मतलब कि 1615 में जॉन डन ने शाही दबाव के सामने अपने जो हथियार थे वो डाल दिए और हिचकिचाते हुए एंग्लिकन मसलक इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, मतलब 1615 में क्या करते हैं कि शाही दबाव के मतलब जो शाही दरबार था उसकी तरफ से इनको दबाव था कि हम आपको बहुत ही अच्छी मुलाजमत देंगे अगर आप एंग्लिकन जो मज़हब है उसको अगर आप अख्तियार कर लें, उसको अगर आप मान लें। ठीक है, तो अब ये जो है वो जो दबाव है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते तो उनकी बात मान लेते हैं। ठीक है, और इस तरह इनको जो सेंट पॉल कैथेड्रल में जो एक डीकन और फिर इनको प्रीस्ट मुकर्रर कर दिया जाता है। ठीक है, सेंट पॉल कैथेड्रल में पहले इनको डीकन बनाते हैं और फिर क्या प्रीस्ट बना देते हैं और थोड़े ही अरसे बाद इसे रॉयल कंप्लेन मुकर्रर कर दिया जाता है और 1616 में इसे लिंकन्स इन में रीडर इन डिविनिटी मुकर्रर कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद डन के जो स्टाइल हैं जो कि वाज़े इस्तारों और मजहबी तालिबात से पुर थे। ठीक है, और ड्रामों के बारे में इसके ज़ौक़ शौक़, इसके वसी इल्म और इसकी जो फ़हम व फ़रासत थी उसने जल्द ही इसे उस दौर का सबसे बड़ा मुबल्लिग बना दिया था। ठीक है, मतलब कि आपने जब एंग्लिकन मज़हब इसने इख्तियार कर लिया तो इसकी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया। ठीक है, जब जॉन डन के जो हालात थे उसमें बेहतरी आती महसूस हुई तो 1617 में इसकी बीवी एन मोरे एक मुर्दा बच्चे को जन्म देते हुए फ़ौत हो जाती है। ठीक है, इसकी मौत पर डन ने एक मुक़द्दस नज़म भी लिखी थी जिसका नाम था सिंस शी whom I loved hath paid her last debt लिखी। ठीक है, क्या नाम था उसकी नज़म का? सिंस शी whom I loved hath paid her last debt। इसके बाद जॉन डन जो है वो शायरी करता रहा, ख़ुसूसन 1618 में इसने बहुत सारी मुक़द्दस नज़में लिख दी, लेकिन अब मोहब्बत के मौजू पर नज़में लिखने का जो ज़माना था इसका वो बीत चुका था, मतलब उसकी जो बेगम थी वो वफ़ात पा चुकी थी। ठीक है, अब 1618 में जॉन डन पादरी के तौर पर विस्काउंट डंकास्टर के साथ जर्मनी जाता है। इसकी हज़रत ईसा के लिए जो एक हमदिया नज़म थी, ठीक है, जिसका नाम था एट द ऑथर्स लास्ट गोइंग इनटू जर्मनी। ठीक है, वो ये लिखता है। अब इसी सफ़र से पहले लिखी गई थी ये नज़म। ठीक है, ये नज़म इसने इसी सफ़र से पहले लिखी थी जो मौत के खदशात से बड़ी हुई थी। अब डन 1620 में लंदन वापस आता है और अगले साल 1621 में इसे सेंट पॉल में डीन, मतलब जो बिशप से एक दर्जा नीचे जो है होता है, वो एक ओहदा होता है जिसको डीन कहते हैं, वो मुकर्रर कर दिया जाता है, जिस पर वो अपनी मौत तक बरकरार रहता है। ठीक है, अब जॉन डन जो है इस ओहदे पर सबसे नुमाया रहते हैं और आखिरकार माली तौर पर भी मुस्तहकम हो जाते हैं और 1625 में जेम्स अव्वल की वफ़ात हो जाती है और नए बादशाह चार्ल्स अव्वल के लिए डन ने पहला जो खुतबा है वो इनको शर्फ हासिल होता है कि ये पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जॉन डन है जिस पर सारी उम्र मौत का खौफ तारी रहता था, ने कफन में अपनी जो तस्वीर है वो भी बनवा ली, जो इसकी मौत से कुछ हफ्ते कबल ही मुकम्मल हुई थी। ठीक है, मतलब अपनी मौत से कुछ हफ्ते कबल ही इसने जो है अपना जो कफन था उस पर इसने अपनी तस्वीर बनवा ली थी और बाद में इस तस्वीर को डन का मुजस्मा बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और तस्वीर बनने के दौरान ही डन ने वाज भी दिया, मतलब अपना एक सरमन जो था वो भी दिया, मतलब जो खुतबा था वो भी दिया, जिसे इसके अपने जनाजे पर दिया जाने वाला सरमन कहा जाता है। ठीक है, अब 31 मार्च 1631 को लंदन में जॉन डन की जो है वो वफ़ात हो जाती है। अपनी मौत से चंद दिन पहले डन ने जो नज़म लिखी वो हिम थी,
ठीक है, हिम टू गॉड इन माई सिकनेस थी, हिम टू गॉड इन माई सिकनेस। जॉन डन की कफन पोश तस्वीर जो है लंदन में लगने वाली खौफनाक आतिशज़दगी से भी महफूज रहती है, जिसे अब भी सेंट पॉल में देखा जा सकता है। ठीक है, और जॉन डन को जो है इसकी फ़हम फरासत, इसकी शायरी में महसूस की जाने वाली शिद्दत गम की वजह से भी याद रखा जाता है, अगरचे इसके जो अपने दौर में इसे वजदो आफरी वाज़ों और मखसूस तबलीग उसलूब की बना पर ही जाना जाता है। मतलब कि जब भी इसका अपना दौर था तो इसे ऐसे ही समझा जाता है कि जैसे रिलीजियस ये एक जो है ना, मतलब मजहबी तौर पर एक मुबल्लग है, एक प्रीचर है। ठीक है, मतलब मजहबी तालीम देने वाला, खुतबा देने वाला एक इंसान है, इसको इसके अपने ही दौर में ऐसा समझा जाता था। तो ये था आज इसका तारुफ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर लेटिंग मी ऑल। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।